तो देखो, कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ना, कॉस्ट है, उसी से तो बना है। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब है परचेज नहीं, कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड या और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। गुड्स का मतलब है बेटा कुर्सी, टेबल, टी शर्ट, मोबाइल, कैमरा, किताब, पेन। मैं कहता हूं कि इस तरह की जितनी चीजें आप ले लो, कार, बस, ट्रक, बाइक, बैटरी। और सर्विसेज का मतलब है कोचिंग, ये फैशन डिजाइनिंग क्या बोलते हैं उसको, ये नाई अरे यार कुछ बढ़िया बोलो यार, क्या नाई को आजकल क्या बोलते हैं मॉडर्न में? हेयर ड्रेसर, हेयर हेयर ड्रेसर है ना, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक बात है कि नहीं? ऐसे नहीं यार, ऐसे मत बोलो, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है। अब मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बोल दे मुनीम जी, कैसा लगेगा उसको? तो इज्जत लेनी है तो इज्जत देना सीखो। चलिए, जैसे कि मेट्रो की सर्विस, हवाई जहाज की सर्विस, ये फोन की सर्विस, नेट की सर्विस, ये सब क्या है बेटा? ये सब तो सर्विसेज ही हैं। देखो, खर्चा सब में होता है। अगर ये किताब जो बना रहा है तो भाई कागज लगेगा, स्याही लगेगी, मशीन चाहिए, उसका डिप्शन होगा, कोई जगह चाहिए, लेबर चाहिए फोल्ड वोल्ड करने के लिए। ऐसे कहाँ काम हो जाता है बेटा? है ना? तो 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, सब खर्चा होगा तभी तो होगा, बिजली बत्ती भी लगेगी। अगर कोचिंग है तो बताइए, कोचिंग में कुछ खर्चा होता होगा? या जो फीस आप देते हैं सब एकदम बोरे में भर के टीचर ले जाते हैं, क्या खर्चा होता होगा? भाई इलेक्ट्रिसिटी है, डिप्शन है, रेंट है। ठीक बात है कि नहीं? स्टाफ हैं, सारे खर्चे तो होते ही होते हैं। सबसे बड़ी बात है असाइनमेंट है, फ्री में तो ये भी नहीं आता होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बेटा होती है ना, इसके बगैर कुछ पॉसिबल है नहीं ना? तो देख लो, यही है कंप्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और बताइए रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। याद रहेगा? अब इसके कई तरह से क्लासिफिकेशन किए गए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। देखिए, इसके 1000 तरह से क्लासिफिकेशन है, 2-4 मैं बता देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। एक को बोलते हैं एलिमेंट वाइज, इसी पे आपका वॉल्यूम 1 है। एलिमेंट वाइज में क्या क्या है बेटा? एलिमेंट वाइज में आएगा मटेरियल, एलिमेंट वाइज में आएगा लेबर, एलिमेंट वाइज में आएगा अदर एक्सपेंसेज, जिसको हम कई बार बोलते हैं ओवरहेड्स। आप अदर एक्सपेंसेस समझ, मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे ये किताब के बनने की बात है, अब किताब को बनने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले ना पेपर की जरूरत है, और वो भी मुझे लगता है 2 तरह का पेपर, कवर वाला पेपर अलग होता होगा और बीच वाला पेपर अलग होता होगा। ठीक है। मुझे लगता है कि इंक की जरूरत पड़ती होगी, ग्लू, धागे की जरूरत पड़ती होगी, ऐसा कुछ होता होगा बेटा। लेबर के क्या चाहिए? मशीन चलाने वाला ऑपरेटर, प्लस मैंने देखा फोल्ड वोल्ड करते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ फोल्ड कर रहे होते हैं, है ना, बाइंडिंग वही वाला। तो बाइंडिंग के लिए मुझे लगता है वर्कर चाहिए, उसके बगैर तो होगा नहीं। फुली ऑटोमेटिक मशीन तो कोई होगी नहीं मेरे ख्याल से इंडिया में। हो सकता है चाइना में हो भी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंडिया में तो वर्कर की जरूरत पड़ती है, और खूब वर्कर होते हैं जो धड़ाधड़ फोल्ड कर रहे होते हैं, बाइंड कर रहे होते हैं, है ना, मशीन चला रहे होते हैं। लेकिन मशीन जहां भी है बेटा, वहां कुछ जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर अपना है तो नोशनल रेंट, नोशनल रेंट समझते हैं? नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारे रिसोर्स की, कि अगर ये
दुकान, ये मकान, ये फैक्ट्री, और हम किसी को भाड़े पे दे देते तो हमें क्या मिल जाता, वही हम अपना काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रेंट। तो नोशनल हो एक्चुअल हो जो भी, एक्चुअल तो आप समझते हैं फैक्ट्री भाड़े पे ली है। अच्छा, पावर लगता होगा बेटा मशीन को चलाने में, और बिजली बत्ती की वैसे भी जरूरत पड़ती होगी। जनरली हमारी कॉस्टिंग में मशीनों को चलाने के लिए जो हेवी वाट चाहिए होता है उसको बोलते हैं पावर, और ये बिजली बत्ती पंखा चलाने को बोलते हैं बताइए इलेक्ट्रिसिटी। खर्चा तो दोनों होता होगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा मशीनें हैं तो डिप्सन भी होगा, मशीनें हैं तो समय समय पे बताइए रिपेयर भी होगा, आग उग ना लग जाए, कागज का काम है तो बताइए क्या करते होंगे, इंश्योरेंस, और ऐसे ही बाद में बात करेंगे, और भी बहुत तरह के खर्चे। एक मोटे मोटे तौर पे हमने बांट लिया। टॉपर्स में बताओ बेटा, ये तो हो गया किताब का, टॉपर्स का बताओ कुछ खर्चा आपको लग रहा है? मटेरियल में क्या खर्चा होगा? जिन बच्चों को सितंबर अटेम्प्ट वाले बताइए कितनी किताबें टॉपर्स की तरफ से मिल गई होंगी? ऐसे में बताओ, इतना मिला होगा? इतना मिला होगा? जो नंबर से आए वो बताएं, क्योंकि किताबें थोड़ा थोड़ा हम लोग देते हैं। इतना हो गया बेटा? चलो भाई, 4-5 तो कॉस्टिंग में ही है, 5 अकाउंट में है, लॉ में 2 मिल चुका, अभी एक और मिलेगा 3। टैक्स में कितना है? 3 नहीं, जीएसटी का 1 है और डायरेक्ट टैक्स का 2 है, तो मिला जुला के 20-22 किताबें तो हो ही जाएंगी। तो ये फर्स्ट ग्रुप में ही इतना हो गया, फर्स्ट ग्रुप में 18-19 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मामला खर्चे का है। अब जो किताबें हैं बेटा 100-200-300 से कम में क्या ही बनती होंगी, ठीक बात है। अच्छा, कुछ लेबर आपको दिख रहा है बेटा? इस किताब के बगल में कौन है? मैं, ऐसा नहीं समझ ब्लैक कलर पहना हो तो मैं दिख ही ना रहा हूं, दिख रहा हूं कि नहीं यार? दिख रहा हूं, ठीक है। मैं आपका लेबर। देखिए अभी नवल जी आए थे, वो भी आपके लेबर। नीचे रेखा मैम, पूजा मैम बैठती हैं, वो भी आपके लेबर। कंप्यूटर रूम में जो बैठते हैं मोनी मैडम, अतुल जी, वो भी लेबर। अब लेबर कहने में थोड़ा खराब लगता है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक बात है कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन देखो खर्चा तो है ही ना, हमारी सैलरी चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, है ना भाई? ये क्या है? ये है लेबर। अब बात करते हैं ओवरहेड। भाई यहां भी स्पेस है, अपना है, लेकिन नोशनल कॉस्ट तो है। इलेक्ट्रिसिटी, डिप्सन यहाँ होता होगा कि नहीं? कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, कैमरा, प्रोजेक्टर होता होगा। रिपेयर होता ही है, और इंश्योरेंस वगैरह या इस तरह के और बहुत सारे खर्चे होते ही। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुक्स हो या ट्यूशन हो, खर्चे दोनों ही केस में होंगे। बांटने का तरीका कुछ दिमाग में आया? टेंजिबल पर्टिकुलर्स होगा तो क्या बोलेंगे उसको? मटेरियल। ह्यूमन रिसोर्स होगा तो बोलेंगे लेबर कॉस्ट, है ना? कौन सी कॉस्ट बोलेंगे इसको? लेबर कॉस्ट। और अदर एक्सपेंसेस छोड़ दो, मटेरियल और लेबर को छोड़ के, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड कॉस्ट। लिख लो, कॉस्ट 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 लिख लो, ये कॉस्ट की तो बात हो रही है। अगर बेटा जी हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, ये क्या चीज होता है भाई? फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन मतलब वो किस काम में आ रहा है। तो यहां पे 3 एग्जाम्पल बताता हूं आपके लिए। आपके भी बेटा ना 3 तरह के खर्चे हैं। एक तो पढ़ाई का। अब पढ़ाई का खर्चा, चाहे वो सी इंस्टीट्यूट की फीस हो, टॉपर्स की फीस हो, किताब कॉपी हो, कैलकुलेटर हो, खर्चा तो है ना भाई। मैं तो कहता हूं अपने घर से यहाँ आए और घर गए तो ट्रेवलिंग का भी खर्चा होता है होगा। कोई है जिनका डेली का 50-60 रुपए ट्रेवलिंग का लग जाता है? ज्यादा लग जाता है? कितना लग जाता है? अरे कहाँ से आते हो बेटा? अच्छा, वहां से आते हैं, बहुत दूर है ना। चलिए, तो देखो अगर 25 दिन भी, ऐसे तो आना 30 दिन है यहाँ, लेकिन 25 दिन में अगर आप आते हैं तो 25 गुने 130 कितना हो गया? डेली का 170, तो आपका तो तकरीबन 4,000 के आसपास हो गया। और 6 महीने 7 महीने का मामला है, तो जितना का तो बउआ नहीं उतने का झुंझुना है।
ठीक बात है कि नहीं? जितना ट्यूशन फीस नहीं है उससे ज्यादा तो पता चला कि आने जाने का ट्रेवलिंग है। ठीक बात है कि नहीं? देख लो। लेकिन याद रखो इंटेंजिबल एसेट एज 26 कैपिटलाइज होगा। ठीक है ना? ये सब खर्चे रेवेन्यू आइटम नहीं है। कौन सा आइटम है? कैपिटल। इसलिए डरना नहीं है बेटा। हमारे भी घर के एक आध बच्चे ग्रेटर नोएडा पढ़ने जाते हैं, इतने नलायक हैं, 1000 रुपए चाहिए पर डे, नहीं तो हिलेंगे नहीं। क्यों भाई? कैब से जाएंगे। बताओ, रईसी का भी कोई हिसाब होता है? कोचिंग कोई कैब से, सॉरी एमबीए कॉलेज में कोई कैब से पढ़ने जाता है? जाते साले बस से होंगे, लेकिन हम लोग से चार्ज करते हैं कैब का दाम। अपनी गाड़ी से और खर्चा होगा, प्लस के ड्राइवर साहब की प्रॉब्लम होगी। एक फिर ड्राइवर भी पूरे दिन बैठा रहेगा, ये भी तो दिक्कत है। चलो, और अपनी गाड़ी से गए तो क्या पता उसको उन लोग नैनीताल लेके चला जाए कि चल यार घूम के आते हैं ड्राइवर, चल चलते हैं दोनों मिलके, चलो आ जाओ, ध्यान दो। तो फंक्शन दूर है भी, वहां तो बस उस मेट्रो से भी जाने पे 200-300 रुपये लग जाता है। ग्रेटर नोएडा दूर है ना, 24-25 किलोमीटर है। तो फंक्शन वाइज एक तो ये पढ़ने का हो गया। दूसरा, भाई दिल्ली में रहते हो तो अपना घर हो या हॉस्टल हो या भाड़े पे ले रखा हो, रहने का भी खर्चा होगा। अपना घर है तो नोशनल, खाने का भी खर्चा होगा, और फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस तो देखो हो ही जाते हैं। कभी कपड़ा खरीदना है, कभी मान लो बिहार के हो तो बिहार जाना है, भगवान न करे कभी तबीयत खराब हो गई, कुछ दवा की जरूरत पड़ गई कभी बर्थडे है तो दारू की जरूरत पड़ गई। तो ये सब तो चलता ही रहता है, लाइफ है। ठीक बात है कि नहीं? तो आपके खर्चे भी तो हैं उसी तरह से। देखो यहां एक खर्चा है बेटा मैन्युफैक्चरिंग, या कई बार प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री और या वर्क्स, ये सब एक ही के नाम है। कभी कभी आपने देखा होगा फैक्ट्री को वर्क्स भी बोलते हैं। सेल्स ऑफिस पटपड़गंज, सॉरी सेल्स ऑफिस विकास मार्ग, और फैक्ट्री या वर्क्स पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसा देखा आपने? तो ये हमारे जो खर्चे हैं इनको हम बोलेंगे पहला। और ये खर्चे किस बात के हैं? सामान को बनाने के। अब प्रॉब्लम यह है कि सामान बनाना दुनिया में आजकल सबसे आसान काम है। एक प्रिंटिंग प्रेस लगा लो और छोटे बच्चों की किताबें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट छापो। ये सोच के कि दुनिया के जितने नर्सरी की क्या बोलते हैं स्कूल्स हैं हम सब में बांटेंगे। ऐसा नहीं होता राजा। कंपटीशन बहुत है मार्केट में, बहुत प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं भाई साहब। आप अकेले नहीं, आप तो अभी खोल रहे हैं, यहाँ तो 20-20 साल से बैठे हुए हैं। और स्कूल वालों से एकदम स्कूल खुलने से पहले किताब वाले आ जाते हैं कि सर हमारी किताब लगा लो। पैसा, अरे पैसा बच्चों से लेके दे देना, अप्रैल मई जून 3 महीने का टाइम है कि आप हमसे ले लो। बच्चे तो आएंगे ही अप्रैल मई जून में देके, और फिर उनसे मई में पैसा हमें पैसे दे देना। पैसे भी नहीं लेते, उनको पता है स्कूल कहां भाग जाएगा, आगे पैसे मांग लेंगे। और यहां नहीं, यहां से लेकर असम मणिपुर तक दिल्ली के पब्लिशर, एक हमारे जानने वाले हैं, वो बताते हैं कि हमने तो बिहार में 3 एजेंट रखा हुआ है सैलरी पे, 15,000 प्लस कमीशन। किस बात के लिए? एक जो है ना 10 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल है सबसे कांटेक्ट करता रहता है, प्रिंसिपल को कुछ पेन उन गिफ्ट करता रहता है, कुछ सॉल वॉल देता रहता है कि मालिक हमें भी सेवा का मौका दीजिए। क्योंकि सबको पता है स्कूलों में 200, 500, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे तो होते ही हैं। एक बार स्कूल में एंट्री हो गई, कमाते रहो आराम से, साल दर साल, साल दर साल। इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग एक्सपेंस। ये प्रिंटिंग का खर्चा नहीं है। बिहार में एजेंट बैठे हैं, सब स्कूलों से मिल रहे हैं। दवाई की कंपनी है चंडीगढ़, और एमआर कहां बैठे हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव
कभी किसी डॉक्टर के यहाँ तुम जाओ तो कई बार तो पेशेंट से ज्यादा तुम्हें एमआर मिल जाएंगे दिन के समय में, दवा को दिखाने के लिए। सर हमारी दवा रिकमेंड करो, हमारी दवा रिकमेंड करो, हमारी दवा रिकमेंड करो। दवाइयां को लोग बताते हैं, लोग बहुत कम कॉस्ट होती है, वो मार्केटिंग के खर्चे के चलते बताइए ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर लेता है 20-30%, दवा की क्या बोलते हैं वो दुकान वाले 20-30% लेते हैं। एमआर जो है हमारा खर्चा है वो सब है, बनाने का तो 10% कॉस्ट और उसका दाम होता है 100 रुपए। क्यों? ड्यू टू मार्केटिंग कॉस्ट। इसलिए तो सरकार बोल रहा है कि ब्रांड नहीं जेनेरिक दवा बेचो, कि जेनेरिक तो कोई भी बनाए उसमें मार्केटिंग का कुछ ज्यादा है नहीं, डॉक्टर तो जो लिखे कस्टमर कोई भी खरीदे। चलो जाने दो। और सुनिए, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? चंडीगढ़। माल कहाँ बिकना है? यूपी के रिमोट गांव में। दवा तो वहां भी बिकती है, बिहार के रिमोट गांव में, असम के रिमोट गांव में पहुंचाना पड़ेगा, एजेंसी देनी पड़ेगी, डिपो बनाना पड़ेगा हर कैपिटल में, तब जाके माल बिकेगा। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऐसे नहीं होता राजा कुछ भी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो सेलिंग एक्सपेंस है, और बताइए फिर कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। कई सारी चीज, पेप्सी ले लो, हमने सुना है पेप्सी में खर्चा बहुत ज्यादा है, कोक में खर्चा बहुत ज्यादा है। कोक देखते हो हर दुकान दुकान पे पहुंचा देता है। आप पहाड़ों पे चले जाओ वहां भी पेप्सी मिलेगी। कैसे पहुंच जाती है वहां पेप्सी? पेप्सी वाले खुद पहुंचाते हैं। उनका नेटवर्क कितना बढ़िया है कि हर जगह वो पहुंचाते हैं, पेप्सी कोक जो भी है उनकी कंपनी। बाबा रामदेव को एक दिन मैंने देखा गोवा में भी स्टोर खुला हो ना, क्या यहाँ बाबा कैसे पहुंच गया बे? हाँ, पतंजलि स्टोर अब गोवा में पहुंचा देना, ऐसे थोड़ा ना पहुंच जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा, कैरेज आउटवार्ड लगेगा। ठीक बात है। चलिए, और तीसरा है प्यारे बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप अकाउंट में पढ़ते हैं ना, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, वैसे ही हमारे यहाँ कौन कौन सा? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। मटेरियल, लेबर और ओवर। नाम बदलेगा, नाम बदलेगा। हमारे यहाँ पहले भी मोमो बनता था, फ्राइड मोमो, हम लोग उसको गुजिया बोलते थे। उसके अंदर मक्खन, मलाई और ऐसी चीज डालते थे, सूजी का और चीनी का मिश्रण डालते थे। अब गुजिया सब्जी वाली गुजिया हो गई है, जिसका नाम है मोमोज। और क्या है? सब्जी वाली गुजिया ही तो है। उसी तरह से नाम बदल गया। वहां बोलते थे क्या? रियल अकाउंट। यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। वहां बोलते थे नॉमिनल, यहाँ क्या बोल रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। वहां बोलते थे पर्सनल, यहाँ क्या बोल रहे हैं? सेलिंग। मतलब टर्मिनोलॉजी बदल गई। 2-3 दिन में सब टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आपको याद है। इसलिए मैंने ना अल्टरनेट डेज पढ़ाना छोड़ दिया। एक बार रिदम से पढ़ते हैं ना तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आता है। अब अकाउंट एकदम अब दिमाग से निकाल दो, अब रिवीजन भी नहीं करना है, अब कॉस्टिंग के होमवर्क पे ध्यान दो। आ जाओ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे क्या हैं? देखिए, जब बड़े लेवल पे बेटा काम करते हैं ना, जहां 2-4-10 फैक्ट्रियां हों, 50-60 डिपो हों, तो कोई ना कोई एक आदमी चाहिए जो इनको बताइए क्या करे, इनको बांध के रखे। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा, एक बड़ा स्कूल जब होता है जहां पे 2000-3000 बच्चे होते हैं, तो वहां पे प्रिंसिपल क्लास कभी नहीं लेता, और फिर भी सबसे ज्यादा बिजी होता है प्रिंसिपल। बताइए क्यों? बेटा वो जो 40-50 सेक्शन चल रहे हैं ना, क्या करना है उन सेक्शंस का? उन सेक्शन में क्या क्लास हो रही है, नहीं हो रही, टीचर परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बच्चों का कैसा है, बच्चे शोरगुल तो नहीं कर रहा, व्यवस्था तो नहीं फैल रही। इसके लिए प्रिंसिपल सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। बहुत रिस्पॉन्सिबल, 30-40 हाथ हैं उसके टीचर, और 10-20 नॉन टीचिंग स्टाफ भी होते हैं। सब पर बताइए क्या करना पड़ेगा? सब पे बोलिए, भारी मात्रा में कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस बात की सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है। आई थिंक प्रिंसिपल की सैलरी सबसे ज्यादा होती होगी। बताइए क्या है ये?
क्या वो प्रोडक्शन कर रहा है, सेलिंग के काम कर रहा है? नहीं, वो क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से बड़ी कंपनियों में, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, अब हिंदुस्तान लीवर के बारे में आपको पता होगा शायद, मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर, इंग्लैंड की, और शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता हो, क्योंकि प्रोडक्ट भी बड़े बेसिक प्रोडक्ट हैं उसके। वो क्या बोला, सरफ साबुन यही सब बेचता है ना, मसाले, नौर सूप, इसी टाइप की उसकी चीजें हैं। अब कौन सा ऐसा देश है जहां सरफ साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी? सब देश को जरूरत है। तो कहता है कि भाई हम ही बेच लेंगे यार, किसी और से क्या प्रॉब्लम करना है। वो पॉलिटिकल इशू में पड़ता ही नहीं है, कौन किस पे लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, उससे मतलब नहीं, उसको अपने साबुन बेचने से मतलब है। पूरे वर्ल्ड में बेचता है। अब सोचो, जो पूरे वर्ल्ड में 160 70 80 कंट्री में काम कर रहा है, बिना मैनेजमेंट के चलेगा? मैकडी, हम सारे ख्याल से मैकडी भी हर जगह मिलता है। अब तो इंडिया में ही मैकडी है, कम से कम 200 400 500 स्टोर होंगे, बल्कि ज्यादा ही होगा। दिल्ली में 50 60 से कम नहीं होगा यार, जिस गली में जाओ मैकडी दिख जाता है। सही बात है ये? तो बताओ बच्चों, अगर ऐसी बात है तो तुम सोच के देखो, कोई नहीं चाहिए? ये देखो, हाथ उठा, ये हाथ उठा, ये हाथ खुल गया, ये हाथ बंद हो गया, पता है ये कौन करा रहा है? ब्रेन। इन सब का तार जुड़ा हुआ है किससे? ब्रेन से। ब्रेन से ही कमांड आ रहा है तो ये हिल रहा है, डांस करेगा, एकदम क्रिकेट खेलेगा, कुछ भी करेगा। और ब्रेन गड़बड़ तो सारा काम खराब। तो जैसे इंसानों का ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसी तरह से कंपनी का नर्व सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस के जो खर्चे होते हैं, बताइए उसे क्या बोलते हैं? एडमिशन। छोटी कंपनी में ना, ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, ये तीनों आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे कंपनियां बड़ी होती जाती है ना, तीनों एकदम अलग अलग दिखाई देगा। प्रोडक्शन और बात होगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और बात होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन और बात होगी। लेकिन खर्चा है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब मान लो जो समोसे की दुकान बना रहा है, खुद ही समोसा बेल रहा है, खुद ही तल रहा है, खुद ही बेच रहा है, तो उसका क्या करना है? लेकिन बड़ी कंपनी में जो डाबर, मैं तो कहता हूं अब पतंजलि भी, उसके ही बहुत प्रोडक्ट हो गए, बहुत सेल हो गया, 20,000 करोड़ के आसपास का सेल है, मजाक थोड़े ना है। 100 करोड़ के ऊपर की कोई भी सेल बहुत मुश्किल होता है, मैनेज का खेल है। कोई भी सेल जो 100 करोड़ से ऊपर है ना बेटा, वो बहुत बड़ी बात है। चलो आगे चलें। और भी कई तरह से कॉस्टिंग को डिवाइड करते हैं, लेकिन एक और देख लीजिए, ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, पूरा एक चैप्टर है, आई थिंक प्रोडक्शन का चैप्टर कोई है क्या? उसके अंदर आपने पढ़ा है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा था वहां पे, इकोनॉमिक्स में था। वही यहां भी है। तो इसको बोलते हैं बिहेवियर वाइज, बिहेवियर वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कि एक प्रोडक्ट के साथ एक कॉस्ट का क्या बिहेवियर होता है, ये हमें यहां देखना है। देखिए इसमें भी तीन होते हैं, एक को बोलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, एक को बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट, और एक भाई साहब होते हैं जिसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है, लिखूंगा नहीं बताऊंगा, कि जो यूनिट के अनुसार, बताइए, यूनिट के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा बेटा, ये कॉस्ट भी उसी स्पीड से बढ़ता जाएगा, चेंज नहीं होगा। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें फर्क होता है, बाद में आपने पढ़ा होगा कि स्केल ऑफ इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। बट अभी मान के चलो, एक यूनिट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे किताब है, मान लो इस किताब में 50 रुपए का कागज लगता है, मान लो, तो एक किताब में 50, दो किताब में 100, तीन किताब में 150, चार किताब में 200, होना ही होना है। सपोज करो एक समोसे में 1 रुपए का आलू लगता है, मान लेते हैं, तो 2 समोसे में 2 रुपए का, 3 समोसे में 3 रुपए का, 4 समोसे में 4 रुपए का लगना ही लगना है। कोई भी ऐसी चीज मान लो, ठीक है। दूसरा, इसमें जनरली जानते हो कौन से होता है? मटेरियल जो होता है ना, जनरली ये होता है,
अच्छा, जो पीस वर्कर वाले लेबर होते हैं, पीस वर्कर समझते हैं, एक पीस बनाओगे तो इतना देंगे, दो पीस बनाओगे तो इतना देंगे, तो लेबर भी ऐसा होता है। पावर भी जनरली मशीनों की जो होती है वो वेरिएबल होती है, बताइए क्यों? ज्यादा अगर मशीन चलेगी तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, पावर। चले आगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है बेटा जो नहीं बदलता। ये यूनिट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, ये कॉस्ट है। ये एक बार तय हो गया, तय हो गया, जैसे रेंट, जैसे फिक्स्ड स्टाफ की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर, इनकी सैलरी काम ज्यादा हो या कम हो इनको कोई फर्क, जिसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जनरली फिक्स्ड होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रोडक्शन या सेल से कोई मतलब तो है नहीं, वो कंट्रोल करने के लिए है, ना वो प्रोडक्शन करता है ना सेल करता है। लेकिन सेलिंग कमीशन बताइए कहाँ आएगा? बोलिए, सेलिंग कमीशन बोल नहीं रहा है कोई? वेरिएबल, ये वेरिएबल में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चला जाए बेटा। एक होता है सेमी वेरिएबल, ये दो तरह का होता है, या तो सीढ़ीनुमा खेत की तरह होगा कि भाई थोड़े से यूनिट बढ़े तो वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, लेकिन एक लेवल के बाद बढ़ेगा तो सीधे बढ़ जाएगा। एक इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे स्कूल बस, स्कूल बस में कितने 50 बच्चे बैठते होंगे, एक स्कूल बस 50, दूसरा आया फिर 50, तीसरा आया फिर 50, 150 बच्चे हैं तो एक बस में नहीं बैठ पाएंगे, और 200 हो गए तो फिर एक तीसरी चौथी लगानी ही पड़ेगी। तो एक तो ऐसे होता है, एक ऐसे भी होता है कि देखो एक फिक्स्ड हम आपसे लेंगे और बाकी जितना खर्चा होगा उसके हिसाब से चलेंगे, कि इतना तो मिनिमम हम लेंगे ही लेंगे और बाकी खर्चे के हिसाब से बढ़ते चलेंगे। तो एक सेमी वेरिएबल का ये भी होता है। जैसे बिजली, अगर आपने घर का मीटर देखा हो तो एक 2000, 1500 रुपये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, चाहे आप बिजली जलाएं चाहे ना जलाएं, और अब जितना बिजली जलाएंगे बढ़ता जाएगा। इसलिए इसमें वेरिएबल भी है और इसमें फिक्स्ड भी है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी वेरिएबल। कॉस्टिंग करते समय इसका विशेष ध्यान देना होता है, बाकी तो दो आराम से हो जाता है, ये थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है। और भी बहुत तरह से क्लासिफिकेशन है, रहने दे बेटा, ठीक है ना। जैसे जैसे एक बार पढ़ेंगे बोरियत तक काम है, धीरे 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 2 महीने में सब खुलता जाएगा, बचेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले बेटा आपके साथ बात करना चाहूंगा, कहां गया, एलिमेंट की। पहले एलिमेंट ठीक से पढ़ लेंगे ना तो फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं। वैसे पढ़ने को तो टीचर कोई भी पढ़ा देते हैं, बहुत सारे टीचर मैं देखता हूं कि यहीं से शुरू कर देते हैं, समझ में भी आता है, ऐसे कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ना ही है तो जड़ी से ना शुरू किया जाए बेटा। हम तो अकाउंट पढ़ने गए थे, फाइनल अकाउंट चल रहा था, सर ने फाइनल अकाउंट से मेरा अकाउंट का क्लास शुरू कर दिया और समझ भी आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या फाइनल अकाउंट से पढ़ना चाहिए अकाउंट? कहां से पढ़ना चाहिए? अकाउंट क्या है, बेसिक इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आई थिंक यहां से हो तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो कोई बात नहीं, सीधे एनपीओ पढ़ो, उसमें क्या है, पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे, समझाने वाले समझा ही देंगे, बट शुरू से होता है तो अच्छा होता है, इसलिए हम शुरू से ही बेटा करेंगे, ठीक है। तो मैं एलिमेंट में 3 एलिमेंट हैं बेसिकली, आपने देख लिया कौन कौन सा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब चूंकि पीछे मटेरियल अभी पढ़ाया था तो मटेरियल थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम शुरू करने जा रहे हैं लेबर कॉस्टिंग,
ठीक है, मटेरियल भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, जब शुरू किया तो सारा ही पढ़ाएंगे। फिर क्या पढ़ाएंगे? ओवरहेड। और ओवरहेड में एक चैप्टर आजकल थोड़ा आ गया है, ABC कॉस्टिंग, ओवरहेड का ही पार्ट है, उसको भी करेंगे। फिर उसके बाद जो कहेंगे वैसे चलते रहेंगे। तो शुरू किया जाए। चलिए, अब बेसिकली कॉस्टिंग शुरू हो रहा है। ये तो था इंट्रोडक्शन, जैसे फिल्म में आता है ना क्रेडिट्स, कि भाई धुरंधर, भाई इसमें फलाना एक्टर है, फलाना एक्टर है, फलाना डायरेक्टर है, ये म्यूजिशियन है, ये लोग सपोर्ट कास्ट है, ये सब काम हो गया। चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, और हमारे लिए चैप्टर 1 है कौन सी कॉस्टिंग? लेबर कॉस्टिंग। अगले 4-5 दिन एकदम अपने आप को लेबर समझिए। सही बता रहे हैं, फिल्म में भी जो एक्टर ना कैरेक्टर को जीते हैं। पुराने जमाने में अगर किसी को रिक्शे वाले का रोल करना होता था, वो एक आध दिन जाकर रिक्शा चलाता था कि रिक्शे वालों की जिंदगी क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो समझ के आए। कई तो इतने बदमाश होते थे कि मान लो अगर कोई उसका रोल करना है कोठे पे जाने का, तो ऐसे ही 2-3 दिन कोठे पे जाके देखता था, और फिर जाके फिल्म में एकदम बढ़िया। ठीक बात है कि नहीं? तो कोई आर्मी का है तो आर्मी कैंप में जाके ट्रेनिंग लेता, आज भी लेता है। अगर किसी को आर्मी का रोल करना है तो आर्मी कैंप में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप भी 2-4 दिन अपने आप को लेबर समझिए, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, तब ये चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ आएगा। जब दिल पे जब कोई चीज आप लेते हैं तो बात ही कुछ और होती है। आइए चलते हैं। देखिए, लेबर कॉस्टिंग का मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। थोड़ा सा मैं थोड़ा बढ़िया बना देता हूं, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट इन एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ना लिखना है? अच्छा, नोट्स है क्या? आप लोग को मिला है नोट्स? आई लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं, आई लिखवा देते हैं। जिसके पास है कोई बात नहीं, मैं भी मंगा लूं एक। अरे दोस्त, एक ना कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट का भेज दीजिए मुझे। चलो थोड़ा सा लिख लो, कोई बात नहीं, कि ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट इन एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब गुड्स हो या सर्विसेज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट क्या? फॉर एग्जांपल, टॉपर क्लासेज में एक बच्चे को सीए पढ़ाने में इंटर लेबर की कॉस्ट क्या है, चाहे फैकल्टी हो और चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो। ये इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्टिंग। आज हम बात मटेरियल की नहीं करेंगे, आज हम बात रेंट इलेक्ट्रिसिटी की नहीं करेंगे, और अगले 4-5 दिन इसी में डूबेंगे, इसी में तैरेंगे। ठीक है बहुत आसान, कॉस्टिंग है बहुत आसान। अकाउंट की तुलना में तो बेहद आसान है। अकाउंट में तो देखो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उन्हीं के अनुसार करना होगा, वरना नहीं होगा। और आपने थोड़ा भी उल्टा फुल्टा किया तो काम खराब। कॉस्टिंग का कोई रूल नहीं है। ये गैप समझते हैं, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, तो कॉमन सेंस से लोगों ने डेवलप किया है। ये ह्यूमन मेड है, मैन मेड साइंस है, कोई नेचुरल साइंस तो है नहीं। तो मैन मेड तो देखो लॉजिकल ही होता है, लॉजिक पहले होता है, बाद में वो रूल बनता है। तो इसके छोटे छोटे मामूली से रूल हैं, लॉजिक हैं, उनको समझते जाइए और काम खत्म। देखिए ना, अभी आपको मजा आएगा। मैं शुरुआत करता हूं इसके लिए। देखो, कॉस्टिंग तभी निकलेगा ना जब उसका मजदूरी निकलेगा।
तो मैं पढ़ाता हूं सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। आप जो लिखवा रहे हैं वो नोट्स में ऑलरेडी है? हाँ बेटा है, लेकिन थोड़ा सा ही लिख लो बेटा, बिल्कुल सब है। वो जो नोट्स आपको मिला है वो मेरी क्लास की तो है। सबसे सिंपल और सरल होता है बेटा टाइम बेस वेजेज। ये पुराने काल से चला आ रहा है। इसमें मजदूरी ना, वेजेज ऑफ ए टाइम यूनिट इज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए पर डे, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं ना दिल्ली साइड में, दिहाड़ी। हमारे बिहार में पता नहीं क्या बोलते थे इसको, मैं भूल गया। अब धीरे धीरे थोड़ा भोजपुरी शब्द मेरे से गायब होता जा रहा है। पहले तो एकदम पकिया भोजपुरी बोलते थे हम, यहां तो दिहाड़ी बोलते हैं। इतना मुझे पता है कि एक मजदूर एक दिन काम करेगा, टाइम भी तय कर देते हैं, 8 घंटे 9 घंटे, 500 रुपए लीजिए साहब। 6 दिन काम करेगा, ये लीजिए साहब 600, 6 गुने 500। अच्छा, ये 500 मैं अपने मन से बोल रहा हूं, 700 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, जैसे जिसका स्किल है। ठीक है, कहीं पे मंथली होता है, पर मंथ आप होंगे तो आपका होगा 1 लाख, 2 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, तो आपका मंथली होगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से। कहीं पे आवर भी हमने सुना है, कुछ जगहों पे आवर भी चलता है 200 रुपये घंटा। कुछ टीचर भी मैंने सुना है कि पर आवर पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते होंगे टीचर पर आवर? हाँ होता है, एमबीए कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे ना, तो एमबीए कॉलेज वाले जनरल टीचर को पर आवर देते हैं। जैसे मान लो एक क्लास है 1.5 घंटे की और तय कर रखा 1000 रुपए, तो आपको 1500 एक क्लास का देंगे। आप दिन भर में 3 क्लास कराइए, 4500 रुपए देंगे। 2 क्लास कराइए, 3000 देंगे। तो पर आवर के हिसाब से महीने में आपका टाइम लिख दिया जाएगा और आपको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वेज बनाते हैं। चलो जो भी है, निकालना बेटा इसमें बहुत ही आसान है। किसी भी पर्सन की अगर वेजेज निकालनी हो, क्योंकि देखो पहले वेजेज निकालेंगे तभी तो उसके ऊपर प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो बड़ा आसान है। टाइम आपने कितना दिया, ठीक है, टाइम टेकन इनटू रेट पर यूनिट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल दिहाड़ी है और ए ने एक महीने में 25 दिन काम किया और बी ने, थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, सिर्फ 19 दिन काम किया, और सी मेरे जैसा है, उसने पूरे 30 दिन काम किया। तो प्यारे बच्चे बताओ, अगर 500 रुपए पर डे है तो आप तीनों की मजदूरी बता सकते हो कितने पैसे मिलेंगे महीने खत्म होने पे? इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, और इनको कितना मिलेगा? सबको मिलेगा, लेकिन इस तरह से मिलेगा। नोट्स कब तक मिल जाएगा? नोट्स तो है बेटा, अवेलेबल है नोट्स, कॉस्टिंग का नोट्स अवेलेबल है। ऑनलाइन जो दूर हो, बाय द वे नहीं हो, तो प्रिंट आउट कर लेना, मैं वो आपको शेयर कर दिया है मैंने, कॉस्टिंग का कर देता हूँ। एक कॉस्टिंग का ग्रुप है, उसके ऊपर मैंने सारे नोट्स डाल रखे। मुझे तो डर है कहीं बाकी कोचिंग वाले भी ना गड़बड़ कर देते हो। मैंने अपना सारा रिसोर्स बेटा आप लोगों के लिए कर रखा है, एंजॉय कीजिए। मैंने नोट्स का
डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा काम हो जाएगा। हो गया, चलें आगे। अब देखिए इस मेथड की खूबी क्या है, इसमें ना टेंशन नहीं है, हैप्पीनेस है। हमें पता है कि हम नहा धोवा के ऑफिस जा रहे हैं और शाम को आएंगे तो 500 रुपये मेरा बनेगा ही बनेगा। तो सेफ्टी ऑफ वर्कर बहुत है, वर्कर खुश होते हैं ऐसा लेके, क्योंकि काम थोड़ा कम भी करो, किसी दिन मूड नहीं भी है, कुछ भी है, फिर भी। लेकिन इसका एक डिमेरिट है बेटा, क्या? नो मोटिवेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है। बताएं कैसे? मान लो एक मजदूर है, खूब मन से काम कर रहा है, दूसरों की तुलना में डबल काम कर रहा है, शाम को उसको भी 500 मिलेगा। और एक ऐसी गप्पे वप्पे मार रहा है, हर 10 मिनट पे खैनी खा रहा है, हर 10 मिनट के लिए वॉशरूम जा रहा है, उसको भी शाम को बताइए 500। अब जो बहुत मेहनत कर रहा है वो घर जाके थोड़ा दुखी होगा, अरे यार इतना हमने किया फिर भी क्या मिला मुझे। कल से वो भी नहीं काम करेगा। ऐसा ही तो होता है कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में जो प्रोफेसर लोग लगते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जब लगते हैं पीएचडी होते हैं, 25-30 साल के रिसर्चर होते हैं। लेकिन कॉलेज में एक बार अपॉइंट होने के बाद क्लास कराओ नहीं कराओ पैसे उतने ही मिलेंगे, मन से कराओ बेमन से कराओ पैसे उतने ही मिलेंगे, हटाया तो जा नहीं सकता, चाहे बच्चे सब भाग जाएं। हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, तो एक हमारे सर थे, गुरुजी थे, इसलिए खराब बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन वो ना 1960 का अपने जमाने का नोट्स रखे थे इकोनॉमिक्स का, और एक बीओओ नहीं होता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का, आके कुर्सी पे बैठ जाते थे। उस जमाने तो मोबाइल भी नहीं था, ऊँगते रहते थे और एक बच्चे को बोलते थे ये नोट्स पढ़ो और बाकी सब लिखो। एक बेचारा पढ़ता रहता था इकोनॉमिक्स का नोट्स और हम सब लोग लिखते रहते थे। 40 मिनट खत्म हो गया, सर अपना नोट छीन के चल देते थे। पूरे साल में एक तो आते बहुत ही कम थे, और आते थे तो उनका यही काम होता था, ना वो बोर्ड पे कुछ बोलते थे, ना अपने मुंह से कुछ समझाते थे, कुछ नहीं। फिर भी उनको सैलरी बताइए पूरी मिलती थी। एक थे हमारे जगदीश महतो सर, अकाउंट के थे, एकदम बड़े हेवी ड्यूटी थे, लेकिन इसके बावजूद भी आते ही कुर्सी को इधर फेंकते थे और बोर्ड पे चौक लेके एकदम आराम आराम से, देखो बेटा ये डेबिट होता है, ये वेजेज है, ये सैलरी है, ऐसे एकदम प्यार से समझाते थे। तो उनकी क्लास में सारे बच्चे होते थे, अगर 90 बच्चों का सेक्शन है तो 90 के 90, और दूसरे जो इकोनॉमिक्स वाले सर थे उसमें 9 बच्चे। पता तो सबको 2-4 क्लास में चली जाता है। मजे के बाद सैलरी दोनों को बताइए बराबर। अब हो सकता था कि अकाउंट वाले का मोटिवेशन लीक हो जाए, वो भी कम पढ़ाने लगे, क्या करेगा कोई, बताओ तुम ही, इंसान ही है ना। इसकी तुलना में आओ प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन में जनरली आईआईटी वही पढ़ाता है जो खुद आईआईटी फेल होता है, आईएएस वही पढ़ाता है जो खुद आईएएस फेल होता है, नहीं बन पाता जनरली। मतलब हो सकता है इसका एक्सेप्शन भी हो। छोटे शहरों में तो गारंटी, जनरली साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही पढ़ाते हैं जो आईआईटी खुद नहीं बन पाए और बीएससी करके कोचिंग खोल दिया। जाके देखो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, जितना मुझे डर है प्रोफेसर लोग नहीं पढ़ा पाते होंगे। बच्चों पे ही हाथ साफ करते हैं, लेकिन वो दिन रात लगे रहते हैं कि हम बच्चों को कैसे और अच्छा पढ़ाएं, कौन सा नोट्स दें कि हमारे बच्चे और अच्छा करें, उनको अच्छा लगे। तो पहले साल उतनी इफिशियंसी नहीं रहती, दूसरे साल थोड़ी और आ जाती है, क्योंकि वो दिन रात पढ़ाते हैं, सुबह शाम, बैच 1 बैच 2 बैच 3। कोई छोटे शहर में ऐसा देखा है साइंस का? किसने साइंस पढ़ा था 11th-12th में? एनीवन? या देखा था साइंस के टीचर को का कोचिंग छोटे शहर में? बड़े शहर का मुझे नहीं पता, छोटे शहर का भाई साहब वो साइकिल की लंबी लाइन लगी रहती है। अब बैच के चलता है 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ऐसे चलता है। और सब बैच में 100, 200, 150 बच्चे एकदम। मोतिहारी में हमारे एक मोहल्ला है, आप लोग तो नहीं है कोई मोतिहारी के, चांदमारी बोलते हैं उसको,
वहां एक कॉलेज है भाई साहब, वो धीरे धीरे, हम लोग समय तो नहीं थे इतना बवाल, आज ये हालत है कि वहां के लोग शिकायत करते हैं कि इतने बच्चे आ कहां से गए। हब हो गया है बेटा, हब। लक्ष्मीनगर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यही मेन है, थोड़ा ग्रेजुएशन के भी हैं, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, ठीक है, जबरदस्त। बेटा मैं कर दूंगा तू साथ, तुम चिंता ना करो। लेबर चैप्टर का पीडीएफ नहीं है, मैं डाल दूंगा। तो छोड़ो ना पीडीएफ यार, जहां मैं बता रहा हूं देखो, ठीक है। अब धीरे धीरे कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, उसको पता है अगर मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया तो बच्चा गया और ठीक से पढ़ाया तो ये इस महीने का 500 रुपए देगा। 500 500 500 500, हाँ। और मन से पढ़ाऊंगा तो और एक बैच बन जाएगा, और मन से पढ़ाऊंगा और एक बन जाएगा। वो जो उसकी इच्छा होती है ना काम करने की, वो उसको धीरे धीरे और बढ़िया कर देता है। बाद में उसको सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले बताइए, एकदम टिप पे होते हैं। दिन रात जो काम करेगा बेटा, वही हम हमसे कहते हैं ना, टाइम सबसे बड़ी बात है। डिग्री उसको नहीं मिली आईआईटी की, लेकिन नॉलेज तो पूरी हासिल कर लेता है इंट्रेंस वाली। बार बार उसी को रगड़ रगड़ के पढ़ के बच्चों के ऊपर हाथ साफ कर करके, यही है बेटा टाइम बेस्ड मजदूरी की खराबी, कि वो मोटिवेशन इसमें आ ही नहीं सकता। अच्छा, घर में किसी को आइडिया हो, किसी को ना तुम मजदूरी दिहाड़ी बेसिस पे रखो, धीरे धीरे चलाएगा, और किसी को ठेके पे दे दो, अरे फटाफट फटाफट, मतलब 5 दिन का काम एक दिन में एकदम करके लाओ, पैसे पैसे लाओ पैसे लाओ। उन्हीं 4 लोगों में ऐसा जोश हो जाता, लगता है किसी ने मतलब पावर केबल डाल दिया हो। ऐसे फास्ट काम करते हैं कि मत पूछो। और ऐसे बोलोगे तो हाँ हो जाएगा सर, खूब मन से काम करेंगे 6 दिन में हो जाएगा। और दिहाड़ी दो, एक दिन में करके गायब। एक दिन में कहां से आता है वो जोश? यस, मोटिवेशन से। तो इसीलिए दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, बताइए क्या लिखेंगे? पीस रेट। हाँ, परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, पीस रेट वेज सिस्टम। इसमें जानते हो क्या करते हैं? वेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमिन्ड, ठीक है, पर यूनिट पे हम तय कर देते हैं। वेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमिन्ड, सुना बच्चों ने? बेस्ड अपॉन, उसका भी तरीका है, नॉर्मल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्नीचर की फैक्ट्री है, तो फर्नीचर की फैक्ट्री में टेबल का रेट बेटा कुछ और होगा, चेयर का रेट कुछ और होगा, डबल बेड का रेट कुछ और होगा। बताइए क्यों? रेट सबका होगा, लेकिन अगर टेबल का रेट बनाने का मान लीजिए 3,000 रुपये मजदूरी है, तो चेयर का शायद 1,000 रुपये होगा, और डबल बेड का शायद 6 रुपये होगा, 6,000 होगा। बताइए क्यों? क्योंकि हो सकता है टेबल को बनाने में बेटा लगते हो 10 घंटे, इसको बनाने में हो सकता है कि 3 सवा 3 घंटे लगते हो, इसको बनाने में हो सकता है ज्यादा लगता हो। आप ध्यान दे रहे हैं? जिसमें कम है उसमें कम है, और जिसमें ज्यादा है उसमें मतलब पीस रेट तय हो रहा है। तो पजामा का पीस रेट और जींस का पीस रेट क्या सेम होगा? पजामे में क्या करना है, साइड से सीओ ऊपर से सीओ, बात खत्म, एकदम मामला खुला खुला। लेकिन जींस एम्ब्रॉयडरी होती है, कई तरह की चीजें उसमें होती है कि नहीं, चैन लगाना होता है, पॉकेट लगाना होता है, तो क्या सेम रेट होगा? बोल नहीं रहे बच्चे? निश्चित रूप से सेम रेट का तो कोई मतलब है नहीं, रेट निश्चित रूप से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है।
तो इसमें ना क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज का नॉर्मल टाइम निकाल लेते हैं और फिर उसी हिसाब से मजदूरी भी तय कर लेते हैं। लेकिन एक बार मजदूरी जो तय हो गई सो हो गई। अब जैसे यहां हमने टेबल का कर दिया 3000 और हमने कहा बनाओ, ठीक है। अब मान लो ए ने एक महीने में 10 टेबल बनाया, बी थोड़ा नया मजदूर है, बेचारे से कम बना 6 टेबल, और सी एकदम मजा हुआ खिलाड़ी है, 15 टेबल ठोक दिया। बताइए मजदूरी क्या होगी? 3000 के हिसाब से होगी, सीधी बात। बोले टेल मी। 30,000 और बोलो, 18,000 और बोलो, ठोक दी मजदूरी। तो जहां भी ना यूनिफॉर्म तरीके का काम होता है, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग चेंज नहीं होता, वहां लोग पीस रेट देते हैं। धड़ाधड़ वर्कर एकदम ऐसे 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 बनाते रहते हैं। मालिक को टेंशन नहीं लेना, मालिक बस केवल क्वालिटी कंट्रोल करता है। पहले ही बता देता है कि देखो ये क्वालिटी का मैं चाहिए, देख लो, समझ लो, इससे थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो ठीक करके देना होगा, आप ही को उसका पैसा हम नहीं देंगे, और ज्यादा अगर गड़बड़ हुआ तो पैसे भी काट लेंगे, मटेरियल खराब हुआ तो पैसे भी काट लेंगे। तो मजदूर बेचारा ध्यान से लेकिन तेजी से काम करता है, और बाद में उसकी स्पीड ऐसी हो जाती है कि मत पूछो, ऐसे भागता है एकदम फटाफट, प्रोडक्शन रुकता ही नहीं है। याद रहेगा बच्चों को? तो इसको बोलते हैं पीस रेट। जनरली यही दो सिस्टम ना 90% फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। या तो टाइम, देखो जहां पे कारीगरी हो, थोड़ा सा आराम आराम से काम करने की बात हो, वहां पे कौन सा होना चाहिए? टाइम। और जहां पे यूनिफॉर्म मोटा काम हो, कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता, वहां क्या होना चाहिए? पीस रेट। आपने कभी ध्यान दिया है कि रेडीमेड शर्ट इतने सस्ते क्यों मिलते हैं? आप अपना सिलवाने जाएं तो जितने में आप रेडीमेड खरीद के लाएं उतने तो सिलाई वाला ले लेगा, कपड़ा कहां गया? क्यों रेडीमेड शर्ट सस्ता मिलता है बताइए? वो ना पीस रेट पे बनता है। आप सोचो तो शर्ट की सिलाई कितनी देते होंगे कारीगरों को? कटिंग, फटिंग, सिलाई, आयरन सब मिला के बेटा 65 से 70 रुपए देते हैं बस। कैसा भी कपड़ा, कैसा भी हो, आप देख लो। तो इसीलिए सस्ता अगर कपड़ा हो तो 200 रुपए का शर्ट बन जाता है, थोड़ा बढ़िया कपड़ा हो तो 300 का, क्योंकि वो तो 65 कांस्टेंट है, वो पैकिंग टैकिंग सब 65 रुपए कांस्टेंट है। ऊपर वाले चीजों में बदलाव आता जाएगा, वो तो 65 रुपए है तो है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। आइए आइए बच्चों, तो हम लोगों ने दो सिस्टम तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सिस्टम की क्या खूबी है। मेरिट इसमें क्या है? जबरदस्त मोटिवेशन। जितना बनाओगे उतना पाओगे। मोटिवेशन फॉर मोर एफर्ट्स। लेकिन एक खराबी है, डिमेरिट इसमें यह है कि वर्कर को सेफ्टी नहीं है। किसी कारण से कोई वर्कर काम नहीं कर पा रहा तो मर जाएगा, कमजोर और कमजोर, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। किसी भी कारण से अगर उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हुई, डिसेबिलिटी हुई, कोई भी बात हो गई। और थोड़ा क्वालिटी का भी इशू होता है। काम जल्दी जल्दी करेंगे तो बताइए क्या होगा? पुअर क्वालिटी होगी। ठीक बात है कि नहीं? तो थोड़ी सी ये समस्या। इस चैप्टर का नाम क्या है? हे भगवान, लेबर कॉस्टिंग। नहीं लिखा था क्या? शुरू में नहीं लिखा था? देख लूं जरा मैं। लिखा तो था बेटा। अच्छा, ये इन्होंने समझा कोई कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, पूरा चैप्टर ही है, और बात लेबर की हो भी रही है। तो देखिए टाइम क्या कहता है? आराम आराम से काम करो, पैसे वही मिलेंगे। ये कहता है खूब तेज काम करो, लेकिन सेफ्टी नहीं है। अब देखो, सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं होना भी बड़ा गलत है, थोड़ी सेफ्टी भी होनी चाहिए।
अगर सेफ्टी बहुत कम हो ना या बिल्कुल भी ना हो तो आदमी कई बार बहुत तनाव टेंशन में रहता है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट, उनको सैलरी नहीं मिलती, काम पे ही पैसा मिलता है। तो शादी में भी बैठ के ना मरने की बात बता रहे होते, मान लो ये दूल्हा अगर मर गया तो फिर क्या होगा, इसलिए इसका इंश्योरेंस, मतलब वो आपकी बीवी के पास बैठ के आपके मरने के फायदे समझाएगा। देखिए भाई साहब, अगर मर गए तो आपको 1.5 करोड़ मिलेगा, अगर वो गाड़ी के नीचे आके छिप गए तो आपको इतना मिलेगा, अगर वो आग में जल गए तो आपको इतना मिलेगा। बताओ, आप ही की जाने की बात, आपके खराबी की बात पत्नी को, पत्नी भी समझ रही, अच्छा ये मर जाए तो 1.5 करोड़, इतने के लायक तो लगता नहीं है ये, चलो इसका कोई जुगाड़ करते हैं, है कि नहीं, 1.5 करोड़ तो बहुत होता है। तो देख लीजिए आप, तो वो बेचारा मजबूर है, वो क्या करे। मान लो कि वो सुबह निकलता होगा, पूरे दिन में कोई कस्टमर नहीं मिला, शाम को लौट के आते समय कैसा लगता होगा उसको, थकावट बढ़ जाती होगी, है कि नहीं। और जिस दिन क्लाइंट मिल गया उस दिन उसको थकावट ही नहीं होती होगी। अब मिलना नहीं मिलना तो क्या कर सकते हैं, सब लोग इस चीज में परेशान हैं, जितने भी सेल्फ वर्कर हैं, सर्विस वाले, उसमें इसी में परेशान है। चार्टर्ड अकाउंट में देखा कई बड़े तनाव में रहते हैं, क्या हुए, बाल कैसे खड़े हो गए तुम्हारे, तो अरे सर क्लाइंट की बड़ी प्रॉब्लम है, नया मिल ही नहीं रहा, ये बड़ी समस्या है। तो एक समस्या का समाधान आया, इसको बोलते हैं इंसेंटिव स्कीम्स। यहीं से क्वेश्चन आता है और खूब क्वेश्चन आता है। इसमें क्या किया गया कि टाइम बेस की जो खूबी है ना, सेफ्टी, और पीस रेट की जो खूबी है, एफर्ट्स, दोनों को मिला दिया गया, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। इट इज मिक्स ऑफ बोथ। बोथ का मतलब क्या क्या, टाइम बेस भी होगा और बताइए, और पीस रेट भी होगा। मतलब टाइम बेस की जो बातें हैं, सेफ्टी, और इसकी जो बात है मोटिवेशन, दोनों को मिला दिया गया। मतलब कम से कम इतना जरूर मिलेगा, और अच्छा काम किया तो और मिलेगा, हो गया ना काम। ठीक बात है कि नहीं, कि कम से कम इतना जरूर मिलेगा, और बढ़िया करिए तो आपको और अच्छा मिलेगा। अब इसमें तो कई तरीके हैं, सीएमए में तो बहुत पढ़ना है, लेकिन आप में 2 ही तरीके हैं। बड़ा अच्छा किया, बेकार मतलब का बहुत पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं था। और 2 कौन से मेथड थे, एक का नाम था बेटा हॉल से, और एक का नाम है रोवन। तो लिखिए नंबर 3, एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। हॉल से, प्रीमियम सिस्टम, वेज प्लान, जो भी कहें आप चलेगा, वेज सिस्टम या स्कीम। अब हॉल से क्या है भाई, हॉल से एक मैनेजर का नाम है जिसके नाम पे ये बात बनी। जैसे आपने देखा होगा मैथ में पैथागोरस थ्योरम, ये पैथागोरस कौन है भाई, वो एक पर्सन है जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया, या आपने किताब में लिखा, या जो भी करो। ये है ना कि राइट एंगल ट्रेंगल अगर हो तो ये जो हम लोग कर्ण बोलते थे, इसका जो स्क्वायर होगा ये इसके स्क्वायर के बताइए बराबर होगा। ये था ना राइट एंगल ट्रेंगल, पैथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम ने बच्चों की जान खराब कर दी, इसी पे तो इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बन गए बेमतलब का, लवरई का बाजार। लेकिन आज भी नाम याद है पैथागोरस, जबकि मेरे ख्याल से वो ईसा के पहले के होंगे, वो यूनानी थे ना शायद, ऐसे ही कुछ थे वो। मैं तो मैथ का स्टूडेंट नहीं हूं। उसी तरह से हमारी दुनिया में भी मैनेजमेंट के कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किया, और सब अमेरिका के ही माने जाएंगे, और वहीं से मैनेजमेंट की चीजें शुरू हुई। आपने सुना है F.W. टेलर का नाम, कहीं था बिजनेस स्टडी वगैरह में था। हेनरी फेयोल का नाम सुना है, था कहीं, कहाँ कौन से सब्जेक्ट में था, बीएसटी में है ना, था वहां पे। ये सब वही वाली बात यहाँ भी, ये भी मैनेजर थे जिन्होंने एक स्कीम निकाला। इसने कहा कि देखो वेजेज जो होना चाहिए ना बेटा, वो बेसिकली टाइम बेस्ड वेजेज तो होना ही चाहिए, टाइम बेस्ड वेजेज तो होना ही चाहिए, लेकिन प्लस बोनस होना चाहिए किस बात के लिए, फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कि एक बंदा
क्यों फालतू काम करे, क्यों मेहनत करे, उसके लिए कुछ तो दो हमें। नहीं दोगे तो फिर हम एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे, तुम ही बताओ। अरे भाई ग्रुप में डाल देंगे, चिंता ना करो, अभी जरूरत नहीं है, जो लिखवा रहा हूं लिखो ना यार। तुषार भाई थोड़ा सा कंट्रोल यार, अभी लिखो ना, जब पीडीएफ की जरूरत होगी मैं भेज दूंगा बेटा, अभी तुरंत भेज दूंगा, 1 मिनट में भेज दूंगा, वादा रहा। ठीक है, चलें आगे। अब कैसे हो, तो उन्होंने कहा देखो टाइम बेस कैसे निकलता, आप ही बताओ। ये एक्चुअल टाइम ले सकते हैं। अब एक्चुअल टाइम आवर में हो, डेज में हो, जैसा भी हो ले लो, गुने रेट पर आवर। आवर है तो आवर में, डेज है तो डेज में। ये तो हम देंगे ही देंगे। ये किसके लिए हो गया, टाइम बेस। प्लस हम आपको क्या देंगे, बोनस। एक्स्ट्रा वर्क के लिए हम आपको देंगे बोनस। अब ये बोनस कैसे निकलेगा, तो बोनस के लिए इन्होंने कहा कि देखो आपने एक काम करो, आपने जितना भी उन्होंने काम किया है, देखो वो काम कितनी जल्दी किया है, क्या कुछ टाइम बचाया है। अगर टाइम बचाया है तो उसकी मजदूरी कितनी बनती है वो पता लगा लो। जो टाइम बचाया वही तो मुझे फायदा है ना। और 50-50 कर लेते हैं, किसी भी रिलेशन में किसी एक को फायदा हो तो दूसरा भाग जाएगा। हम मान लो टाइम बचाएं पूरा हम आपको दे दें तो हमारे क्या फायदा हुआ, और अगर टाइम बचे हम आपको कुछ भी ना दे तो हमें क्या फायदा, आपको क्या फायदा होगा। तो एक काम करते हैं 50% मालिक रख लेगा और 50% बताइए मजदूर। आप कहेंगे सर मजदूर को क्या फायदा हुआ ना, टाइम बेस्ड मजदूरी तो मिल ही रही है, और ये एक्स्ट्रा वर्क के लिए 50% और मिल गया, क्योंकि उन्होंने पूरा दे दिया तब तो पीस रेट हो गया। तो पीस रेट नहीं करेंगे, 50% कर लेंगे। ठीक है, एक छोटे से इलस्ट्रेशन से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए बेटा कहीं पे टाइम अलाउड था, क्या था, टाइम अलाउड था किसी काम को करने के लिए 30 घंटे। एक्चुअल टाइम इन्होंने क्या लिया, सिर्फ 18 घंटे में मामला निपटा दिया। बताइए टाइम की सेविंग कितनी हुई, हाउ मच टाइम सेव्ड, 12 घंटे। ठीक है, मान लीजिए रेट पर आवर है 20 रुपए, तो कोई मजदूरी बताएगा इस आदमी की, इस काम को करने की मजदूरी कोई बताएगा एज पर हॉल से। देखो जहां तक सवाल है एज पर एक्चुअल टाइम, वो तो 18 गुने 20 360 होगा, लेकिन हॉल से में थोड़ा एक्स्ट्रा देना है। कोशिश करिए तो ऊपर जो फॉर्मूला हमने लिखा है, सॉल्यूशन टोटल वेज बराबर, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं संभाल लेना। बताओ मैंने क्या लिखा है, ये एक्चुअल आवर इंटू रेट पर आवर चलेगा, और यहां टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। बताइए बेटा इस क्वेश्चन में एक्चुअल आवर कितना है, 18 घंटे, और रेट कितना है 20 रुपए। टाइम कितना सेव किया कोई बता सकता है, 18 घंटे में इसने कितने देर का काम कर दिया। ठीक है ना बेटा, चलो बताओ। कितना, 480। अरे कोई नहीं सर, आज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, परसों करा लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर पे बना के दे दो उसको।
भाई साहब हुआ कि नहीं? एक क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 3 है, सब लोग निकालिए। और ये पीडीएफ मैं अभी सेंड कर देता हूं बेटा। शुरू में कुछ खतरनाक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन शुरू में ही दे दिया है, पहले हम लोग आराम आराम से छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे मजे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15.1 निकालिए, पेज नंबर कौन सा आप देख लीजिए, और बाकी बच्चों को मैं ये अभी भेज देता हूं। लो बेटा मैंने बैच में डाल दिया। अरे यार ये बैच में तो जा ही नहीं रहा, यहां से डाल देते हैं। वैसे जो ग्रुप भेजा था उसमें है, बट फिर भी मैं डाल देता हूं। लो बेटा मैंने भेज दिया। चलो ये देखो, अर्निंग निकालना है बेटा, कौन सा सिस्टम है? हॉल से। चलिए बताइए, टाइम का रेट क्या है? 60 रुपए पर आवर। अलाउड कितना? अलाउड को कई बार ना स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, कितने देर में काम करना चाहिए। और टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम। और टाइम सेव्ड तो 8 - 6 निकल ही जाएगा। किसी का निकला क्या? करो जरा। मैं करूं? करिए तो बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है ना। निकालिए क्वेश्चन नंबर 15 पॉइंट। ये आपकी कॉस्टिंग का सबसे पहला सवाल। कितना भारी है? बहुत भारी है ना, वेरी टफ। बहुत टफ है ना बेटा, दिमाग खराब हो गया होगा आपका। देखो टेम्परेचर नाप के देखो, माथा गर्म हो गया। बताओ एक्चुअल आवर कितना? 6 घंटे। कितनी मुश्किल से निकाला हम लोगों ने। 60 रुपए प्लस टाइम कितना बचाया? चलो बताओ। 400। आप कहोगे सर मजदूर को क्या फायदा, मजदूर अगर 8 घंटे काम करता
तो 8 छक्के कितना होता, 480। यहाँ तो आप 420 दे रहे हो, मजदूरों का चूना लगा दिया आपने। ऐसा नहीं है, पूछा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, लिखिए। इफेक्टिव वेज रेट, 1 घंटे में मजदूर ने कितना कमाया, ऑन एन एवरेज इसको बोलते हैं ना। टोटल वेजेज डिवाइडेड में बताइए एक्चुअल आवर। बताइए टोटल वेजेज कितना है, 420, और एक्चुअल आवर कितना है 6, भाग दीजिए 70। और नॉर्मल मजदूर कितना कमाते हैं, 60 रुपए, हम कितना कमा रहे हैं 70। तो बेटा हम अगर 8 घंटे काम कर लें, ऐसा थोड़ा नहीं कि कंपनी बोल रहा है मत काम करो, ये काम खत्म हो गया है दूसरा काम शुरू करो, दूसरा खत्म हो गया तीसरा टेबल बनाओ। तो सोचो 8 घंटे अगर इस मेथड से काम करेगा तो कितना कमाएगा, 8 गुने 60 70, बोलिए 560। और वैसे अगर काम करता तब 400। फायदा है कि नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट का फायदा है कि नहीं। इसीलिए मजदूर एक्स्ट्रा एफर्ट लेगा और वो 560 कमाना चाहेगा होलसेल से, क्यों कमाए 480। तो टाइम बेस की बजाय वो होलसेल में जाना पसंद करेगा, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, एक और साहब थे, उन्होंने कुछ और बताया, चलिए उनकी बात भी कर लेते हैं। पहले सबने समझा, इसको लिख लिया। उन साहब का नाम था, ये हंसते हुए थे, वो रोते हुए हैं। ठीक है, वेज स्कीम, वेज प्लान, जो भी कहे, प्रीमियम प्लान, कैसे भी लोग बोलते हैं नाम। इन्होंने भी कहा देखो टोटल वेजेज में हम छेड़खानी नहीं करेंगे, वो तो एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट तो खैर होगा ही होगा, झगड़ा बोनस का है। तो इन्होंने बोनस का प्लान थोड़ा बदल दिया। इन्होंने बोला कि हम कौन होते हैं बोनस तय करने वाले, बोनस भी आप ही तय कीजिए। कैसे, आप कितना टाइम सेव करते हैं आउट ऑफ टोटल स्टैंडर्ड आवर, याद रहेगा, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर, वो हम आपको छोड़ते हैं। और वो परसेंटेज आप जितना ज्यादा ले लें, जितना टाइम बचाएं, 70 बचाएं, 80 बचाएं, हमें क्या 50 बचाएं। 50 ही क्यों बोले हम, कम बचाओ तो कम, ज्यादा बचाओ तो ज्यादा। और देंगे भी किसका, एक्चुअल आवर इनटू रेट पर आवर, यानी कि टोटल वेजेज का देंगे, टाइम सेव्ड का नहीं देंगे। तो इसमें मजदूरी जनरली थोड़ी ज्यादा मिलती है, जैसे इसी क्वेश्चन वो करते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। कुछ नहीं, बोनस का वेरिएंट है। अभी बात करते हैं मोमोज की, मोमोज को फ्राइड कर दिया, टाइम से स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मतलब टोटल टाइम कितना अलाउ है, यही क्वेश्चन करते हैं। 15.1 वाला करके देखिए तो एक्चुअल आवर कितना था और टाइम सेव्ड कितना था, टाइम अलाउड कितना था, टाइम एक्चुअल कितना था। चलो करके देखो, बताओ। 450। बोले बेटा कितना हुआ, 400। इसका थोड़ा ज्यादा मजदूरी आया। और अगर कोई पूछे कि इफेक्टिव रेट इनका कितना होगा पर आवर, बताएगा कोई, 450/6 75। ठीक है ना।
अब एग्जाम में इन्हीं 4 मेथड को मिक्स करके इतने क्वेश्चन आए हैं कि मत पूछो। चलो हम शुरू करते हैं। एक जो मैं पहले हल्के हल्के बताता हूं उसको करेंगे, फिर बाद में भारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15.6। एग्जाम क्वेश्चन कराता हूं सीधा। 15.6 आधे क्वेश्चन तो बेटा इन्हीं छोटे से नॉलेज पे हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है। आज थोड़ी बोनी बट्टा हो गया, कल से पढ़ाई होगी। देखो बोनी बट्टा क्या है, एक एग्जाम का लायक करने में हम लोग सक्षम हैं। अलॉट किया स्टैंडर्ड टाइम 40, रेट है 75, एक्चुअल टाइम कितना है 30। टाइम कितना सेव्ड हुआ बेटा, बोल नहीं रहा है कोई, 10। हॉल से रोवन टाइम बेस पीस रेट निकालना है। इमर्सन पहले था बेटा, अब न्यू सिलेबस में नहीं है, तो इसको प्यार से काट दीजिए। बहुत मेथड हट गए। ये नया मेथड इतना बढ़िया है, नया स्कीम ना, क्या बताएं हम आपको, कुछ ज्यादा ही आसान है। करेंगे हॉल से आप या मैं करूं? करिए ना जरा, हॉल से कीजिए। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी करें। फॉर्मूला जरूर लिखिए। अभी तो शॉर्ट में लिखिए, बट एग्जाम में फुल फॉर्म लिखिएगा। यार इन बच्चों को क्या हो गया है यार, यहां आने के बाद बाहर बैठे हुए हैं। ये कुछ मुझे और ही डर सता रहा है। घर वाले भी समझ रहे होंगे, देखो क्लास में गया है बच्चा, यहां आके मतलब ऐसी भी क्या बेचैनी है। शाम को 5 बजे बाद बैठो आराम से गप्पे मारो, मैंने कब मना किया है? इवन मैंने लाइब्रेरी भी खोल दी है। अभी मैं देख रहा था दोनों ना इधर टपला खा रहे थे, इधर छत पे घूम रहे थे, फिर थोड़ा उधर, मतलब इसको नर्सरी का स्कूल नहीं होता वैसा बना दिया है बच्चे ने। नर्सरी में ऐसा होता है, टिफिन बज गई तो बच्चा एकदम चारों तरफ घूमता हुआ तब क्लासरूम में आएगा। ये बच्चे भी ना, इनको ना भी क्लास में मेज पे खड़ा कराता हूँ, ब्रेक में मुर्गा बनवाता हूँ इनको मैं। कितने लोग ने बीकॉम में कॉस्टिंग पढ़ रखा है? अच्छी बात है, उनके लिए तो केक वाक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आपके 6 में से सबसे आसान ये है, इसके बाद एफएमएसएम है। ये 2 सबसे आसान सब्जेक्ट है। उसके बाद बाकी चारों एक ही जैसे हैं, अकाउंट, लॉ, टैक्स। फर्स्ट ग्रुप की तुलना में सेकेंड ग्रुप आसान है। मैं करूं बेटा? चलो थोड़ा थोड़ा हौले हौले मैं भी करता हूं। पहला मेथड कौन सा है? पूरा नाम लिखो बेटा, हॉर्से, वेज या प्रीमियम, प्लान, जो भी कहो। अच्छा, इसमें 50% इसलिए लिखा है कि इसमें हॉलसे एंड वेयर है 33.3%। वो आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने बताया नहीं। आपके लिए 50 है। एक्चुअल आवर, रेट पर आवर, 50%, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। बोलो मुन्ना, एक्चुअल आवर कितना, इनटू बताओ रेट पर आवर, और 50% बताओ। 10 घंटे बचा है, बोलो
2600 जिंदाबाद। नंबर 2 रोवन प्लान कितना है बेटा? एक्चुअल आवर, रेट पर आवर प्लस बताइए टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल आवर, ये तो वही है, यही वाला है, मतलब इसी का परसेंटेज आपको लेना है। बताएंगे बेटा एक्चुअल आवर? चलिए बताइए। 2000 और टाइम बेस क्या होता है बेटा? टाइम बेस तो बहुत आसान नहीं है। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल आवर बताओ। और ये बताओ दोस्त, पांच नंबर का क्वेश्चन है, 3 बना देंगे अगर हम, कुछ तो देगा। आगे बढ़े बेटा। अब पीस रेट में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़। क्या गड़बड़ है जरा देखिए। हमने पढ़ा है पीस रेट में यूनिट्स लेते हैं और पीस रेट लेते हैं ना, लेकिन इसमें तो पीस रेट दिया ही नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम की बात है, यूनिट दिया ही नहीं है। क्या बेटा क्या दे रखा है? समझा नहीं बेटा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा आंसर में छोड़ो ना, आंसर में पीस है ना, प्राइस थोड़े ना कुछ मिसप्रिंट है, पीस कर लो। अच्छा मैं कह रहा था कि अब ना तो यूनिट प्रोड्यूस्ड है ना ये है। यूनिट प्रोड्यूस है चलो ठीक है, एक जॉब है, 1 जॉब, लेकिन पीस रेट तो दिया ही नहीं। तो सर ने लिखवाते समय कुछ कहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मैंने कहा था बेटा पीस रेट का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पीस रेट भी किस बात पे डिपेंड करता है? नॉर्मल टाइम। अगर किसी चीज में 10 मिनट लगना है तो उसका पीस रेट कम होगा, किसी में 10 घंटे लगना है तो उसका पीस रेट ज्यादा, और किसी में 10 दिन लगना है तो उसका पीस रेट और ज्यादा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं जॉब तो एक है, या और भी जॉब है? एक ही जॉब है, जॉब मतलब काम होता है, कोई वर्क है। अब उस जॉब को करने का अगर पीस रेट दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम जानते हैं पीस रेट क्या होता है। पीस रेट होता है उस काम को करने का नॉर्मल टाइम का वेजेज। बताइए उस काम को करने का नॉर्मल टाइम कितना है, कोई देख के बताएं। हम उसको 32 में करें, 30 में करें, 45 में करें, 50 में करें, नॉर्मल टाइम कितना है बेटा? 40 है। और बताइए रेट क्या है? 75। टेल मी। तो इसका पीस रेट क्या होगा? 3000। और चूंकि जॉब एक ही है तो आपकी आंसर क्या होंगे? 3000। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कभी कभी एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम या टाइम सेव्ड में हो सकती है, और कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप निपटा देंगे दोस्त। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, मत बनाना, पढ़ लेते हैं कि आप घर पे करें तो आपको दिक्कत ना हो। सारे क्वेश्चन बेटा इसी के हैं और एग्जाम में आते भी यही हैं। आपने ये 4 मेथड पढ़ाए ना, और ये 4 कर लिया तो समझो लेबर आधा हो गया। वो अलग बात, हम लोग प्रैक्टिस 2 दिन 3 दिन करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट इतना ही है। मैं तो कई बच्चों का बड़ा परेशान रहता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं। लेबर भारी चैप्टर मानते हैं, हॉस्टल में पता करना आप। मुझे तो समझ नहीं आता किधर से भारी है, कुछ नहीं भारी है। हल्का सा माइंड खोल के रखिए,
टीचर जो कहे उसकी बात सुनिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बैठिए, थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए, करना नहीं है, केवल पढ़ना है। बाकी कोई पेपर हल्का भारी हो सकता है, ये भारी नहीं है, मैं आपको भाउच करके देता हूं। गारंटेड वेज रेट 15 रुपए पर आवर, क्या बोलते हैं इसको, रेट पर आवर इन ए 48 वीक पीरियड। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस सबकी बार मिनट में दिया है, तो कोई दिक्कत, मिनट में भी हो सकता है भाई। स्किल्ड वर्कर ए ने 200 यूनिट बनाए, बताओ 200 यूनिट बनाए, स्टैंडर्ड टाइम निकल सकता है? कैसे निकलेगा बेटा? 200 यूनिट गुने 18 मिनट डिवाइडेड बाई 1 घंटे में कितने आवर होते हैं, सॉरी कितने मिनट होते हैं, करके बताओ तो। अच्छा, इसका मतलब उस बंदे ने 60 घंटे का काम कितने देर में कर दिया है? तो कोई टाइम सेव भी बता सकता है? क्वेश्चन समझा रहे हैं, बाद में तो कॉपी पे लिखेंगे, समझ आया? During their skilled worker A produce इतना, कंपनी is taking cost for reduction and want to reduce the labor cost। पढ़ेंगे हम लोग कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बाद हम लोग कॉस्टिंग शुरू करेंगे। अभी तो मैं केवल कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। जब कॉस्टिंग शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग का 2 ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो कॉस्ट निकालना और एक कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना, ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। यही मजा है कॉस्टिंग का, और तब कहलाता है वो कॉस्ट मैनेजमेंट। आइए करेंगे उसके बाद। कोई ए है, रेट, पीस रेट, होलसेल, ओवन बना सकते हो क्या? रेट मतलब सीधा 48 घंटे ना, टाइम बेस। पीस रेट निकाल के कर लेंगे, 18 मिनट के का निकाल के कर लेंगे। होलसेल आप कर ही सकते हैं, रोवन कर ही सकते हैं। और आपको सजेस्ट करना है इन दोनों में से कौन होगा अपने कॉस्ट को कम करने के लिए।